नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स चीजें पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर नंबर जो 15 है, जो प्रायिकता है, ये अपन क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 15 को बेसिक से अपन क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। शुरू से लेकर लास्ट तक अपन क्लियर करेंगे चैप्टर 15 का। पहले बेसिक प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता किस तरीके से आता है, प्रायिकता के आंसर कैसे आते हैं, क्या विवरण है, ये पूरा मैं आपको क्लियर कराऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर 15 का पार्ट नंबर 1 है। प्रत्येक पार्ट को आप लगातार देखते चलिए, आपके कंप्लीट पूरा हो जाएगी प्रायिकता। उस साथ ही आप क्वेश्चन को देखकर आंसर बता दोगे, इस तरीके से आपके क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट से। लेकिन शर्त है प्रत्येक पार्ट को बिना स्किप किए पार्ट वाइज आप जरूर से देखना, प्रत्येक आपके क्लियर हो जाएगी। और साथ ही यदि कोई भी आपकी समस्या हो तो कमेंट जरूर से कीजिए, प्रत्येक कमेंट्स का मैं रिप्लाई आपको करूंगा। तो चलते अपन चैप्टर 15 का, ये पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर 15 के पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले अपन प्रश्नावली 15.1 की बेसिक जो जानकारी है वो क्लियर अपन करेंगे स्टूडेंट से। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटिया बटन उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि चैनल पे जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल सके। प्रत्येक पार्ट बने हुए हैं, प्रत्येक क्लियर है। प्रत्येक चैप्टर के अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पे जिस भी चैप्टर को आपको क्लियर करना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा प्रत्येक चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक, जिसमें आपको उस चैप्टर के सभी पार्ट मिल जाएंगे। तो पार्ट वाइज उस चैप्टर को देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। चलते अपन, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कराता हूँ, थोड़ा ये समझते अपन प्रायिकता को हल्के से समझते, थोड़ा प्रायिकता होता क्या है ध्यान से देखिए। प्रायिकता होता क्या है मैं आपको क्लियर कराता हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। प्रायिकता का दूसरा नाम बता दूं मैं आपको, प्रायिकता का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट्स संभावना। ध्यान से सुनना, प्रायिकता का दूसरा नाम होता है संभावना। अब प्रायिकता आप नहीं समझ रहे थे, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है, संभावना। इसको आप रियलिटी में समझ गए होंगे। संभावना क्या होता है, संभावना का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि संभव हो सकता है, कि संभावना का मतलब होता है घटित होना, कि कितनी संभावना है। देखिए, तो कोई भी घटना होती है उसको उसका घटित होना या फिर घटित न होना की संभावना होती है। इस संभावना को अपन यदि संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर दे तो यही प्रायिकता बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्लियर कराता हूँ। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्लियर कराता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो अपने पास ये एक थैला है या एक बर्तन है, जो भी है, इसमें अपने पास, जैसे मान लो कि मैं बता देता हूँ आपको कि ध्यान दीजिए, इसके अंदर ही, जैसे मान लो इसके अंदर ही टोटल 5 गेंद है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, टोटल इसके अंदर कुल गेंद जो है, ध्यान देना, कुल गेंद 5 है। टोटल गेंद किसके, इस थैले के अंदर टोटल गेंद 5 है। 5 में से लाल जो गेंद है, लाल गेंद 3 है और काली गेंद है वो 2 है स्टूडेंट्स। लाल गेंद 3 है और काली गेंद कितनी है, 2 है। अब आपसे कोई इसमें ये पूछे, आपसे सामान्य प्रायिकता को छोड़ो, आप सामान्य तरीके से आपसे कोई ये पूछे कि इस थैले में बिना देखे ये 5 जो गेंद है वो साइज में सेम है, मतलब ये 5 गेंद कलर ही अलग है इनका और साइज में सेम है। जैसे मैं अपने क्या करें, अपन आंख मूंद कर अपन एक छोटी गेंद और एक बड़ी गेंद हो, और आपको ये पता हो छोटी गेंद लाल है, छोटी गेंद लाल है, बड़ी गेंद काली है, तो आप आंख मूंद कर भी यदि पकड़ोगे तो हाथ में छोटी नजर आएगी तो पता चल जाएगा भाई छोटी नजर आई है तो छोटी लाल है, बड़ी वाली कौन सी है, काली है, इस तरीके से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, साइज इनकी सेम है, सेम साइज की 5 गेंद इसके अंदर है, जिनमें से 3 लाल है और 2 काली है। अब आपसे कोई ये कह दे, नॉर्मल तरीके से आपसे ये पूछ ले, इस थैले में या इस बर्तन में बिना देखे एक गेंद निकालते हैं, तो ये बताइए सबसे ज्यादा कौन सी गेंद निकालने की संभावना है और सबसे कम कौन सी गेंद निकालने की संभावना है। तो आपको सामान्य नॉर्मल पर्सन आपका आंसर ये होगा, मेरे को पता है कि आप ये कहने वाले हो कि सबसे ज्यादा लाल गेंद आने की संभावना होगी और सबसे कम काली गेंद आने की संभावना होगी। तो मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा लाल गेंद आने की संभावना जो है, टोटल संभावना मैं बताऊं आपकी 5 है,
टोटल संभावना 5 है। 5 में से लाल गेंद आने की संभावना 3 है। 5 में से लाल गेंद आने की संभावना कितनी है? 3 है। और 5 में से काली गेंद आने की संभावना 2 है। तो बताइए 5 में से लाल गेंद आने की संभावना कितनी होगी? 3/5 होगी। और 5 में से काली गेंद आने की संभावना कितनी होगी? 2/5 होगी। क्लियर हो गया? यही इसी को प्रायिकता कहते हैं, और कोई प्रायिकता अलग से नहीं है, इसी को प्रायिकता कहते हैं। अब आपसे ये प्रश्न आ जाएगा कि एक थैले में 3 लाल तथा 2 काली गेंदें हैं, बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। बिना देखा का मतलब आपके प्रश्न में शब्द आएगा यादृच्छा। तो यादृच्छा एक ही गेंद निकाली जाती है, तो उस गेंद के लाल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उस गेंद के लाल आने की प्रायिकता 3/5 होगी, और उस गेंद के काली आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2/5 होगी। अब आप खुद बता सकते हो कि लाल आने की प्रायिकता ज्यादा है या फिर काली आने की प्रायिकता ज्यादा है? लाल आने की प्रायिकता ज्यादा है, 3/5। मतलब ये 5 संभावना में से 3 संभावना है, और ये 5 संभावना में से 2 संभावना है। क्लियर हो गया होगा शायद? इसी को प्रायिकता कहते हैं। मतलब प्रायिकता इसी को कहते हैं कि कोई भी घटना हो, उस घटना के घटित होने की जितनी संभावना होती है उससे ही अपन प्रायिकता कहते हैं। अलग से प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता का संभावना का दूसरा नाम है। अब जैसे प्रायिकता का जो मान होता है, यहां से देखिए ये 3/5 है, ये 2/5 है। ये 3/5 लाल गेंद आने की प्रायिकता है, और ये 2/5 काली गेंद आने की प्रायिकता है। प्रायिकता में क्या होता है स्टूडेंट से, यदि बड़ा से बड़ा, यहां पर 3/5 है, 2/5, इन दोनों पे फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए। ये 3/5 है और ये 2/5, ये दोनों के दोनों एक से छोटा है। ये दोनों मान एक से छोटा है। तो देखिए एक जो होगा ना, अब जैसे मान लो कि इस थैले के अंदर, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इस थैले के अंदर 500 के 500 लाल ही गेंद हो, काली नहीं हो, लाल ही गेंद हो, तो आप कहोगे कि लाल, अब मैं बोलूं इसमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? आप कह रहे हो, मैं बता रहा हूं इसके अंदर 500 की 500 लाल ही गेंद है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/5। लाल, यदि इस थैले के अंदर टोटल 5 जो गेंद है, ये कलर में लाल है, तो बताओ लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/5 होगी। तो 5/5 जो कट जाएगा, लाल गेंद आने की प्रायिकता 5/5 होगी। 5/5 को काट देंगे तो 1 आ जाएगी ना। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यदि यहां पर अपन बता, थैले में टोटल लाल ही गेंद है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 1/1 होगी पूरी। तो ध्यान दीजिए, प्रायिकता का मान, संभावना टोटल 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना प्रायिकता का मान 0 से सदैव बड़ा ही होता है। ये मैं पूरा क्लियर आपको कराऊंगा, पूरे नोट्स लिखाऊंगा, पूरे थ्योरी कराऊंगा, पूरा बेसिक कराऊंगा। आप चैप्टर का एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले बेसिक समझो, बेसिक को पहले क्लियर करो नोटबुक में, फिर एग्जाम्पल अपन करेंगे। देखिए इतना अच्छा आपके क्लियर समझ में आएगा, लेकिन वीडियो में आप अंतर जरूर बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए बीच में। चलिए समझते हैं। तो मैंने आपको ये नॉर्मल तरीके से बताया प्रायिकता होता क्या है, संभावना होता है, और प्रायिकता आराम से आप क्लियर कर सकते। प्रायिकता होता क्या है, संभावना होता है। तो प्रायिकता क्या होता है, ऊपर तो लाल गेंदों की संख्या, नीचे कुल गेंदों की संख्या। ऊपर काली गेंदों की संख्या, नीचे कुल गेंदों की संख्या। मतलब ऊपर तो क्या होगा, जिनकी प्रायिकता पूछ रहा वो होगा, नीचे क्या होगा, कुल होगा। इसी को प्रायिकता अपन कहेंगे। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा, तो परिभाषा यही से बन जाती है स्टूडेंट से कि किसी घटना के घटित होने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को अपन संख्यात्मक रूप से व्यक्त कर देते हैं, उसी को अपन प्रायिकता कहते हैं। ये जो मैंने समझाया, ये मैंने नॉर्मल तरीके से समझाया, आपको इसको नोटबुक में नोट नहीं करना है। नोटबुक में क्या नोट करना है, क्या लिखना है, ये मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। वीडियो को स्किप ना कीजिए, लगातार आप देखते रहिए। चलते हैं प्रायिकता की सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी से परिभाषा बन जाएगी। किसी घटना के घटित होने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। तो अपन लिख देते हैं प्रायिकता की परिभाषा। प्रायिकता की परिभाषा इस तरीके से आप लगा के, बेसिक लगा के ऐसे ऐड करना है आपको। तो प्रायिकता की परिभाषा लिखते हैं अपन यहां से, किसी घटना के घटित होने पर, किसी घटना के घटित होने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है,
जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। जो परिणाम प्राप्त होता है उस परिणाम को उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से, आप मैं समझ लीजिए, उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही प्रायिकता, उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। उस परिणाम को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता को, किसी घटना की प्रायिकता को, किसी घटना की प्रायिकता को, किसी घटना की प्रायिकता को P से व्यक्त किया जाता है। किसी घटना की प्रायिकता को P से व्यक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का पहला अक्षर P आ रहा है, इसलिए किसी भी घटना की प्रायिकता को P से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान से देखना, प्रायिकता को P से व्यक्त करेंगे अपन। तो चलते हैं आगे, प्रायिकता को P से व्यक्त अपन करेंगे। इसके आगे ध्यान दीजिए, प्रायिकता को P से व्यक्त अपन करेंगे। किसी घटना की प्रायिकता को किससे व्यक्त करेंगे? P से व्यक्त करेंगे। यदि कोई घटना E है, यदि कोई घटना E है, तो E की प्रायिकता देखिए क्या क्या हो सकती है, सूत्र क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। यदि कोई घटना, देखिए इसके आगे ध्यान दीजिए, यदि कोई घटना E है, यदि कोई घटना E है, तभी घटना E की प्रायिकता, E की प्रायिकता, घटना किसकी प्रायिकता? E की प्रायिकता। अब देखिए घटना जो होता है, जैसे मान लो कि अभी मैंने एग्जांपल द्वारा आपको क्लियर करवाया कि थैले में से लाल गेंद निकालना, थैले में से काली गेंद निकालना। तो स्टूडेंट से लाल गेंद निकालना एक घटना हो गया, या काली गेंद निकालना भी एक घटना हो गया। तो उसको अपन घटना को अपन कैपिटल ए से लेकर जेड तक के किसी भी अक्षर से अपन घटना को मान सकते हैं। मैंने इसे माना है, तो माना कि यदि कोई घटना E है, तो घटना E की प्रायिकता जो आ जाएगी वो कैसे आएगी? E की प्रायिकता आ जाएगी घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहां पर लिखा हुआ है घटना E के अनुकूल परिणामों की, मैं संख्या लिख देता हूं, ऐसे लगा देता हूं संख्या, और कुल परिणामों की संख्या, घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। देखिए ये इसका फॉर्मूला सूत्र होगा, लेकिन इस सूत्र को अपन मैं क्लियर तरीके से संकेत वाइज भी बताऊंगा आपको, ऐसे बताऊंगा। ये हिंदी टाइप का सूत्र होगा, आपकी स्कूल में या फिर आप कहीं भी पढ़े होंगे आपको ये सूत्र बताया होगा। ये हिंदी टाइप का सूत्र है, मैं संकेत में भी आपको क्लियर करूंगा। अभी देखिए इस सूत्र से अपन बनाते हैं। ये मैंने क्या लिखा, तब घटना E की प्रायिकता घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या लिख दीजिए यहाँ, बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या, बटा में कुल संभव परिणामों की
संख्या। अब देखिए मैं आपको बता, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुल संभव परिणामों की संख्या। देखिए यहां मैंने कोई घटना ये ली, यदि कोई घटना ई है, मैंने यहां कोई घटना ई ले ली। अब मैंने घटना ई की प्रायिकता का सूत्र क्या बना दिया, घटना ई की प्रायिकता का सूत्र बना दिया घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये अपना घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो मैं घटना ई मान रहा हूं थैले में से लाल गेंद निकालना। क्या मान रहा हूं मैं, थैले में से लाल गेंद निकालना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, घटना ई की प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो घटना ई क्या है, थैले में से लाल गेंद निकालना। तो थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर थैले में लाल गेंदों की संख्या बटा कुल गेंदों की संख्या। तो बताइए थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी आ गई, ऊपर तो क्या आएगा थैले में स्थित लाल गेंदों की संख्या, नीचे कुल गेंदों की संख्या। तो थैले में स्थित लाल गेंदों की संख्या कितनी है, कितनी थी, अभी वाले एग्जांपल आप देखे थे अभी इसी वीडियो में, वहां थैले में स्थित लाल गेंदों की संख्या मैंने कितनी ली थी, 3 ली थी। और टोटल गेंद कितनी थी, 5, 3/5 हो गई ना, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर कुल संभव घटना, ये जो कुल संभव परिणामों की संख्या, इसको अपन एस से निरूपित करेंगे। कुल संभव परिणामों की संख्या किससे निरूपित करेंगे, अपन एस से। तो देखिए इसी फॉर्मूले को अपन संकेत टाइप में कैसे बनाइए, इसी फॉर्मूले को अपन संकेत टाइप में कैसे बनाइए। तब घटना ई की प्रायिकता, तो अपन घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता को पी ऑफ ई बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पी ऑफ ई। इसका मतलब क्या हो गया, देखो कोष्ठक के अंदर ई लगा हुआ है, बार पे लगा हुआ, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स पी ऑफ ई। पी ऑफ ई, ई की प्रायिकता बराबर एन ऑफ ई बटे में एन ऑफ एस। ये इसका संकेत टाइप का सूत्र होगा जो आपको कहीं नहीं बताया जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरीके से अपन हिंदी लिखने के बजाय ऐसे अपन ये वाला सूत्र भी लिख सकते हैं। पी ऑफ है पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस, या पी बराबर एन ई बटा एन एस। अब यहां पर आपको यह बताना जरूरी है कि एन ई क्या है और एन एस क्या है और पी क्या है। इन तीनों के बारे में मैं आपको क्लियर कराऊंगा ये क्या क्या है। ध्यान से देखिए, जो फॉर्मूला हिंदी टाइप का ऊपर चल रहा था वो फॉर्मूला मैंने सेम नीचे लिख दिया। यहां पर घटना ई की प्रायिकता, इसको क्या बोलोगे, घटना ई की प्रायिकता, इसको क्या बोलोगे, एन ई को क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ई, मतलब ई की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा एन ऑफ एस, कुल संभव परिणामों की संख्या। एस यहां कुल संभव परिणामों की संख्या को दर्शाएगा। प्रतिदर्श समष्टि बोला जाता है स्टूडेंट्स, यदि टोटल जितने भी नंबर है उन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो उसको अपन बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, और उनकी संख्या वो बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि के कुल संख्या, प्रतिदर्श समष्टि की कुल संख्या। तो यहां पर पी ऑफ ई क्या है, घटना ई की प्रायिकता। एन ऑफ ई क्या है, एन ऑफ ई क्या है, एन ऑफ ई है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर कौन क्या है इसके बारे में बताना है, तो यहां पर लिख देते हैं, यहां मतलब इसी सूत्र के नीचे साइड में लिख देना या फिर नीचे लिख देना, मैं नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं। यहां एन ऑफ ई, एन ऑफ ई का मतलब क्या है, एन ऑफ ई का मतलब है घटना ई के अनुकूल परिणामों, ई के अनुकूल परिणामों की, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। इसका मतलब क्या हो गया, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। एन ऑफ ई का मतलब हो गया घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब मैं आपको बताता हूं एन ऑफ एस। एन ऑफ एस क्या होता है, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस का मतलब होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। एन ऑफ एस का मतलब यह होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो स्टूडेंट से आप अपनी नोटबुक में प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हेडिंग डालकर इसके नीचे ये परिभाषा ऐड कर लीजिए, और परिभाषा के बाद में यदि कोई घटना ई है तो घटना ई की प्रायिकता आपकी बुक में भी यही फॉर्मूला है ऊपर वाला हिंदी वाला,
तब घटना ई की प्रायिकता बराबर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। और नीचे क्या लिखना है आपको, इसी के नीचे देखिए घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता का मतलब अपन संकेत में क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ ई, और बराबर है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या एन ऑफ ई बटा कुल संभव परिणामों की संख्या एन ऑफ एस। ध्यान दीजिए, मतलब ये जो तीन चल रहे हैं, इस सूत्र को बोलेंगे, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसको अपन बोलेंगे हिंदी टाइप का, हिंदी भाषा वाला सूत्र है। इस सूत्र को बोलेंगे संकेत टाइप का, मतलब संकेत में ये सूत्र है। घटना ई की प्रायिकता का संकेत क्या है, पी ऑफ ई। एन ऑफ ई क्या है, एन ऑफ ई का मतलब क्या है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। एन ऑफ एस क्या है, कुल संभव परिणामों की संख्या। मैंने यहां पर लिख दिया है, यहां एन ई क्या है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। एन ऑफ एस क्या है, कुल संभव परिणामों की संख्या। शायद उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपकी चीजें क्लियर हो चुकी है, क्लियर अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आ चुकी है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिए स्टूडेंट्स। चलते आगे और अपन चीजों को समझते हैं। यहां तक मैंने आपको यह बताया है कि प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है, और प्रायिकता में किसी घटना को अपन क्या मान सकते हैं। किसी घटना को अपन ए से लेकर, कैपिटल ए से लेकर जेड तक के किसी भी अक्षर से मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ कोई घटना ई ली है, और ई की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बन गया, घटना ई की प्रायिकता घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, घटना पी की प्रायिकता बराबर एन ऑफ ई, घटना ई की प्रायिकता बटा एन ऑफ एस, घटना एस की प्रायिकता। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर एन ई क्या है, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, ई की संख्या अर्थात घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। नंबर ऑफ एस, कुल संभव परिणामों की संख्या। इसको यहां तक के आप यहां तक का बेसिक अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। चलते हैं इसके आगे, आपको क्लियर में कराता हूं। इसके आगे बेसिक पूरा नहीं हुआ, अभी बेसिक बहुत ज्यादा है। मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर, बेसिक पहले क्लियर करेंगे। यदि स्टूडेंट्स किसी भी चैप्टर का यदि बेसिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए तो आपके ये वो चैप्टर अच्छी तरीके से पूरा क्लियर हो जाता है। और ये चैप्टर जो है ये आपके एग्जाम परीक्षा इस परीक्षा में आने वाला है, मतलब 2022 में आपके ये आने वाला है। तो अच्छी तरीके से इसको क्लियर करेंगे। तो चलते हैं इसके आगे वाले बेसिक में। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में मैंने प्रायिकता की, किसी भी घटना की प्रायिकता के संबंधित महत्वपूर्ण 3 पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंटों को मैं समझाता हूं आपको। देखिए क्या पॉइंट है ये, उन नोट्सों के बाद में ये महत्वपूर्ण 3 पॉइंट आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। इन पॉइंटों में आपको पहले समझाता हूं, ध्यान से देखिए एक बार। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आप इधर उधर ना देखे, पूरा आप फोकस यहां पर कीजिए। मैं आपको इन 3 पॉइंटों को क्लियर कराता हूं। देखिए मैंने लिखा है महत्वपूर्ण कथन, मतलब प्रायिकता के संबंधित किसी भी कथन की प्रायिकता क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, इनके संबंधी महत्वपूर्ण मैंने महत्वपूर्ण 3 कथन लिखे हैं। इन कथनों को मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखिए पहला कथन क्या है, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान साधारण भिन्न में, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान साधारण भिन्न में 3/5, 2/5, 4/5, 5/4 ये नहीं हो सकती, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान भिन्न में हो सकता है, साधारण भिन्न में हो सकता है ना, लेकिन उचित साधारण भिन्न में हो सकता है ना। साधारण भिन्न 2 होती है, उचित साधारण भिन्न, अनुचित साधारण भिन्न। लेकिन उचित साधारण भिन्न हो सकता है, अनुचित साधारण भिन्न तो वो 1 से बड़ा बन जाएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान साधारण भिन्न में, दशमलव भिन्न में तथा प्रतिशत में हो सकता है। देखो साधारण भिन्न में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, प्रतिशत में हो सकता है, प्रतिशत में हो सकता है। लेकिन इसमें भी शर्त है, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए साधारण भिन्न में कौन से साधारण भिन्न में होगा ये भी मैं बताऊंगा आपको, दशमलव भिन्न में कौन सा होगा, प्रतिशत में कौन सा होगा ये आपको बताऊंगा। सेकंड वाले पॉइंटों में चलो एक बार। सेकंड वाला पॉइंट देखिए पहले, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 0 या 0 से बड़ी, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा ही होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 या 1 से छोटा होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा ही होता है।
अर्थात यदि कोई घटना ई है तो घटना ई की प्रायिकता पी ऑफ ई निम्न हो सकता है। पी ऑफ ई का मतलब क्या हुआ, घटना ई की प्रायिकता क्या हो सकता है, पी ऑफ ई। पी ऑफ ई देखो 0 लेस देन इक्वल पी ऑफ ई, 0 लेस देन इक्वल पी ऑफ ई लेस देन इक्वल 1। तो ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या होता है कि घटना P की प्रायिकता, घटना P की प्रायिकता 0 के बराबर है। 0 के देखो नीचे बराबर का निशान लगा हुआ, 0 के बराबर है और 0 से बड़ी तथा 1 के बराबर और 1 से छोटी होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है या 1 से छोटा ही होगा। मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक है। इधर जानते हो आप, इधर वाली 0 से छोटी संख्या आप जानते हो, 0 से छोटी वाली संख्या ऋणात्मक संख्या होती है। तो प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक नहीं होता है और कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए यहां पर देखिए इसका मतलब हो गया प्रायिकता का मान 0 से छोटा ऋणात्मक नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये 1 से बड़ा है, ये 5/4 जो है ये 1 से बड़ा है। कैसे, 5 में 4 का भाग दो, 5 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा जो कि 1 से बड़ा है। तो ध्यान दीजिए साधारण बिंदु वो होनी चाहिए जिसमें अंश जो है अंश वो हर से छोटा होना चाहिए। देखो 3/2, 3/5, 2/5 अंश जो है ना अंश वो हर से छोटा होना चाहिए, उसको बोलते हैं उचित साधारण भिन्न। तो प्रायिकता का मान उचित साधारण भिन्न में होता है, अर्थात 5/4 नहीं हो सकता जो कि 1 से बड़ी होती है। और दशमलव भिन्न में भी, दशमलव भिन्न का मतलब 1.5 कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा हो गया। 1.2 भी नहीं हो सकता, 1.1 भी नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान 1 होता है या 1 से छोटा होता है। हाँ 0.5 होता है, 0.2 होता है, 0.99 भी प्रायिकता हो सकती है। ऐसे प्रायिकता के मान होते हैं, ठीक है। और 1 से बड़ा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो बताइए किसी भी घटना की प्रायिकता का मान साधारण भिन्न में, कौन सी साधारण भिन्न में, ऐसे साधारण भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होना चाहिए। अंश से ऊपर वाला जो होता है वो हर से छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा शायद, अंश ऊपर वाला बोल रहा हूं, हर नीचे वाला होता है, अंश हर से छोटा होना चाहिए। दशमलव भिन्न कौन सी होती है, 0.3, 0.4, 0.99, 1 पॉइंट कुछ नहीं होता है प्रायिकता का मान, क्योंकि वो 1 से बड़ा होता है। प्रतिशत में हो सकता है, हाँ प्रतिशत में प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है। सेकंड वाला, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा ही हो, 1 से छोटा ही होता है। यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, 1 से छोटा ही होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा ही होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये वाला आपके समझ में आ गया होगा, मैंने क्लियर करवाया था अभी। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान या किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो माइनस की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो 0 से छोटी हो जाती है। 0 से छोटी जो मान है, 0 से जो छोटा मान है, जो ऋणात्मक मान है, वो कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। स्टूडेंट से किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता वो। तो इसके बाद में आगे अपन चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां तक के नोट्स आप अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। ये 3 जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण कथन में नोट कर लीजिए। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं, आगे अपने मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखो आगे क्या क्या है, घटनाओं के प्रकार है, संभव घटना, असंभव घटना किसे कहते हैं, और स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैं आपको क्लियर कराऊंगा सिक्का, पासा और ताश की गड्डी। ये क्लियर पॉइंट और बच रहे, 3-4 पॉइंट और है। इसके साथ उसके बाद में अपना बेसिक कंप्लीट पूरा होगा। तो लगातार आप वीडियो पे बने रहिए, चलते हैं इसके आगे वाले नोट्स को मैं आपको क्लियर कराता हूं। यहां तक कि आप अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। तो स्टूडेंट से उन्हीं महत्वपूर्ण कथनों में एक लास्ट कथन और रह गया था, लास्ट कथन और इसी में ऐड कर लो। उस महत्वपूर्ण कथनों में ही इस कथन को भी ऐड करना है।
तो वो 3 हो गए थे। 3 के बाद में महत्वपूर्ण कथन में ये चौथा कथन है। ये चौथा कथन में इसी में करवा दिया, वरना आगे भी लिखवा सकता था। तो देखिए ये वाला चौथा कथन क्या है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट से, आप यहाँ पर सही महत्वपूर्ण पर्सन भी लिख दीजिए इसको, ये पर्सन भी बन जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी लिख दीजिए, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ये मोस्ट पर्सन है, इसे मान मोस्ट पर्सन की श्रेणी में आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछ लिया गया है, बहुत बार आ गया है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कराता हूं, ध्यान से देखिए। इसको भी आप यहाँ पर लगा लीजिए कुछ भी अपने हिसाब से। तो उन महत्वपूर्ण कथन जो मैंने अभी आपको 3 करवाया था, उनमें इन चौथे पॉइंट को भी ऐड कर लीजिए। क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव एक होता है। तो आपको ये मैं पूरा क्लियर कराऊंगा, किसी प्रयोग क्या होता है। देखिए मैं आपको क्लियर करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अभी इसी वीडियो के शुरू में मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक थैला ले लिया था या कोई भी एक बर्तन था, उसमें अपन क्या करे थे, 3 तो लाल गेंद थी उसमें और 2 काली गेंद थी। टोटल गेंद कितनी ली थी अपन, 5। तो प्रयोग क्या करे थे, प्रयोग क्या था वहां पे, प्रयोग था थैले में से बिना देखे एक गेंद निकालना। क्या निकालना, थैले में से बिना देखे एक गेंद निकालना। तो बताइए किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, तो प्रयोग क्या था, थैले में गेंद निकालना। अब सभी प्रारंभिक घटनाएं क्या थी वहां पे, सभी प्रारंभिक घटनाएं थी थैले में से लाल गेंद निकलना और थैले में से काली गेंद निकलना। ये 2 वहां पे प्रारंभिक घटनाएं थी। थैले में कितनी गेंदें निकल सकती है, थैले में कितने प्रकार की गेंदें निकल सकती है, 2 प्रकार की गेंदें निकल सकती है। थैले में से लाल गेंद निकल सकती है, थैले में से काली गेंद निकल सकती है। तो बताइए वहां पे प्रारंभिक घटनाएं कितनी होगी, 2 हो गई। प्रयोग क्या है वहां, प्रयोग है थैले में से गेंद निकालना। कि सभी प्रारंभिक घटनाएं कितनी थी वहां पे, 2 थी, लाल गेंद निकलना काली गेंद निकलना। कि प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। लाल गेंद निकलने की प्रायिकताओं का योग, प्रायिकता वहां पर 3/5 थी और काली गेंद निकलने की प्रायिकता वहां पे 2/5 थी। इनका योग करेंगे तो लघुत्तम 5 आएगा। 3 + 2 बराबर में 5/5, जो कि कट के 1 आ जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल लिखिए। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। कितना होता है, देखिए प्रयोग क्या था वहां, थैले में से गेंद निकालना। तो थैले में से गेंद निकालने के प्रयोग में प्रारंभिक घटनाएं कितनी थी, थैले में से लाल गेंद निकल सकती है या फिर काली गेंद निकल सकती है। कितनी प्रारंभिक घटना थी, 2। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 3/5, काली गेंद आने की प्रायिकता 2/5। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो 5/5, 1 बना के नहीं बना, बन गया। और यदि एक गेंद और होती वहां, जैसे मान लो लाल और काली के, लाल गेंद 3 है, काली गेंद 2 है और सफेद गेंद और होती, तो प्रारंभिक घटना 3 बन जाती। यहाँ प्रारंभिक घटना 2 है। जितनी प्रकार की गेंद होती प्रारंभिक घटना उतनी प्रकार की बन जाती और उन सबकी प्रायिकताओं का योगफल 1 ही होता। कितना होता, 1 ही होता। तो इसको मैं और क्लियर करवाता रहूंगा, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। इसमें यहां से प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया था, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल लिखे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। अब मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं नया, सिक्का टॉपिक है, इसको आप क्लियर करना। सिक्के के बहुत सारे क्वेश्चन है, ये आप क्लियर कर लोगे। जो मैं अभी बता रहा हूं ये वाला आपके क्लियर हो जाएगा। तो सिक्के वाले प्रश्न में आप एक प्रश्न देख के तुरंत आंसर बताओगे सिर्फ, लेकिन आपके ये क्लियर होना चाहिए जो मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, से सिक्का लेते, सिक्का नॉर्मल आप जानते हो, सिक्का आपको पता है। तो अब सिक्के की यहां पर ध्यान से समझिए 3 उछाल है आपके सिलेबस में। सिक्के की 3 उछाल है, एक सिक्के की 1 उछाल, एक सिक्के की 2 उछाल, एक सिक्के की 1 उछाल
और एक सिक्के की दो उछाल, या इस बात को ऐसे बोल सकता हूं मैं, दो सिक्के की एक उछाल। क्यों? क्योंकि एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो अपने पास दो परिणाम मिलेंगे, तो क्यों न अपन दो सिक्का लेकर एक बार उछाल दें उनको, तो भी अपने को दो ही परिणाम मिलेंगे। तो कहने का मतलब एक सिक्के की दो उछाल करे, चाहे ऐसा दो सिक्का लेकर एक उछाल कर ले, सेम बात है, परिणाम तो सेम ही मिलेंगे। तो ये दोनों जो क्रिया है वो दोनों सेम है। एक सिक्के की तीन उछाल या तीन सिक्कों की एक उछाल, मतलब एक सिक्के को तीन बार उछालेंगे तो अपने को तीन बार उछालना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार। इस परिणाम कितने प्राप्त होंगे? तीन। या फिर अपन तीन सिक्कों को एक बार उछाल देंगे तो अपने को एक साथ ही उछाल देंगे, तीनों को एक साथ उछाल देंगे और अपने को रिजल्ट तीन ही मिलेंगे वहां पे भी। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक ही बन रहा है, एक सिक्के की एक उछाल, लेकिन इसमें दो बन गए, एक सिक्के की दो उछाल या दो सिक्के की एक उछाल। इस तरीके से दो भाषाओं में अपन बोल सकते हैं इनको, एक सिक्का की दो उछाल भी करा सकते हैं, दो सिक्का की एक उछाल भी करा सकते हैं। यहां पर एक सिक्का की तीन उछाल या तीन सिक्का की एक उछाल। तो देखिए, आपको क्लियर करता हूं मैं, ध्यान से देखिए सिक्के वाले प्रश्न में। अब देखिए मैंने लिखा यहां कुल संभव परिणाम, कोष्टक में ऐसे कुल संभव परिणाम। देखिए स्टूडेंट से प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि होता है जो 11th क्लास में, आगे वाली क्लास में आप जब मैथ लोगे, आप यदि मैथ लोगे तब वहां पर प्रतिदर्श समष्टि एस आएगा, तो वहां से ये प्रतिदर्श समष्टि का जो संकेत होता है वो एस होता है। तो बताइए, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो टोटल परिणाम क्या क्या आ सकता है? या तो स्टूडेंट से टोटल जो परिणाम की बात करें, एक सिक्के को अपने को एक बार उछाले, एक सिक्के को एक बार अपन उछाल दे तो टोटल परिणाम या तो स्टूडेंट्स आपके पास चित आएगा या फिर पट आएगा। चित को इंग्लिश में SEAD हेड बोलते हैं, पट को इंग्लिश में TAIL टेल बोलते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए, चित आ सकता है या पट आ सकता है, अर्थात हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। चित्त को इंग्लिश में हेड बोलते हैं, इसलिए चित्त को अपन एस से निरूपित करेंगे, और पट को इंग्लिश में टेल बोलते हैं, इसलिए पट को अपन टी से निरूपित करेंगे। समझ लीजिए ध्यान से। तो एक सिक्के को यदि एक बार उछाले तो टोटल परिणाम क्या क्या आ सकता है? एस आ सकता है या टी आ सकता है। अब एस या चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो बताइए, एक सिक्के की एक उछाल में कुल संभव परिणाम कोष्टक में एस बराबर एस कोमा टी। कुल संभव परिणामों को एस से निरूपित किया जाता है, कुल संभव परिणाम का संकेत एस होता है। तो एस क्या होगा? एस कोमा टी। कब? जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तब। और कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना होगा? दो होगा। कितना होगा? दो। कब? जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो एस क्या होगा? एस कोमा टी, और इनकी संख्या कितनी होंगी? दो होंगी, क्योंकि ये टोटल कितनी है? दो है। अब चलते हैं एक सिक्के की दो उछाल में या दो सिक्के की एक उछाल में। यहां पर दो भाषा बोली जाएंगी, दोनों से, चाहे पर्सन में एक सिक्के की दो उछाल बोले, चाहे दो सिक्के की एक ही उछाल बोले, सेम ही तरीका आएगा। ये दोनों एक ही बात है, दो बात नहीं है, दोनों सेम ही रिजल्ट आएगा। एक सिक्के को दो बार उछाले तो भी दो रिजल्ट ही आएंगे, दो सिक्के को एक बार उछालेंगे तो भी दो ही रिजल्ट आएंगे। ये दोनों सेम ही बात है, अलग नहीं है। तो आगे अपन कल चलते हैं। कुल संभव परिणाम ऐसे लिख देते हैं इसमें भी, कुल संभव परिणाम। तो ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, यदि अपन एक सिक्के को दो बार उछाले, यहां पर क्या आया था? एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आया था? एस कोमा टी, और टोटल कितने हुए थे? वो दो। ये सेम प्रोसेस यहां लिखेंगे। तो एक सिक्के को दो बार उछाले, कितनी बार? एक सिक्के को अपन दो बार उछाले तो कुल संभव परिणाम मजले कोष्टक में एस, एस क्या क्या आएगा? एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? कुल संभावना कितने की है? टोटल संभावना के जो बट्टे में लिखता है, मैंने सूत्र बताया था अभी आपको, जो बट्टे में लिखा जाता है वो क्या होगा? कुल संभव परिणाम कोष्टक में एस क्या क्या हो सकता है? अर्थात एक सिक्के को दो बार उछालूंगा, एक बार उछाल दिया, दो बार, इसे दो बार उछालूंगा, या दो सिक्के को एक बार उछालूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर पहली बार उछाले, दूसरी बार उछाले, ऐसे दो बार उछालना पड़ेगा, लेकिन यहां पर दो सिक्कों को एक ही बार उछाल लेंगे। तो कुल संभव परिणाम अर्थात एस क्या क्या आएगा? एस आ सकता है, हो सकता है दोनों सिक्के पर एस एस आए,
हो सकता है एक सिक्के पर टी आए, दूसरे पर एस आए। हो सकता है दोनों सिक्कों पर चिताए, एस एच। हो सकता है पहले सिक्के पर, दोनों सिक्कों पर, यहां पर बोल रहा हूँ ये लाइन बोल रहा हूँ। देखिए पहले ये बोलता हूँ, चलो एक सिक्के की 2 उछाल है, तो पहली बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे, तो पहली बार उछाला तब मान लो ऐसा आया, चिताया, जिसको ऐसे बोलेंगे। दूसरी बार उछाला तो भी ऐसा आया, चिताया। पहली बार उछाला जब मान लो टियाया, पटाया, और दूसरी बार उछाला तो चिताया। हो सकता है पहली बार उछालने से चित ऐसा आ सकता है, दूसरी बार उछालने पर पट टी आ सकता है। पहली बार उछालने पर टी आ सकता है, दूसरी बार उछालेंगे तो भी टी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए ये दोनों 2 बातें होगी। देखिए यदि मान लो ये आपके पर्सन में ये वाली लाइन आती है, ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरीके से। यदि पर्सन में एक सिक्के की 2 छालो, पर्सन में एक सिक्के की 2 छालो, एक बार 2 बार, पर्सन में एक सिक्के की यदि 2 छालो, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन में एक सिक्के की 2 छालो, तो यहां पर आपको एक सिक्के में एक ही सिक्के की यदि 2 उछाल हो स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे बोलो कि एक बार का, एक सिक्के की 2 उछालो तो पहली बार आया हुआ परिणाम, दूसरी बार आया हुआ परिणाम, पहली बार का, दूसरी बार का, पहली बार का, दूसरी बार का, पहली बार का, दूसरी बार का, ऐसे बोलना पड़ेगा। और यदि दूसरी लाइन है क्वेश्चन में 2 सिक्के की एक उछाल है, 2 सिक्के की एक उछाल है, तो पहले सिक्के पर आया परिणाम, दूसरे सिक्के पर आया परिणाम, पहले सिक्के पर आया परिणाम, दूसरे सिक्के पर आया परिणाम, पहले सिक्के पर आया परिणाम, दूसरे सिक्के पर आया परिणाम, पहले सिक्के पर आया परिणाम, दूसरे से, इससे बोलना पड़ेगा। अर्थात पहली लाइन है तो पहली बार का, दूसरी बार का, पहली बार का, दूसरी लाइन का, दूसरी बार का, मतलब एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, तो पहली बार आया परिणाम, दूसरी बार आया परिणाम, पहली बार आया परिणाम, दूसरी बार। और यदि 2 सिक्के की एक उछाल है तो पहले सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर, पहले सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर। शायद उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब एनएस, अब ये लाइन आएगी, देखो ये लाइन, कुल संभव परिणामों की संख्या। अब कौन सी लाइन आएगी, ये वाली आएगी, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात एनएस। यहां पर टोटल कितने हुए थे, जब एक सिक्के को अपन एक बार उछाले थे तो टोटल एनएस का मान 2 आया था। अब एक सिक्के को अपन 2 बार उछाल रहे तो टोटल एनएस का मान कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 है। एनएस का मान कितना हो गया, 4। ध्यान रखिए इस चीज का। चलते हैं एक सिक्के के 3 उछाल में या 3 सिक्कों की 1 उछाल में, तो यहां पर कुल संभव परिणाम लिखते हैं, सेम ऐसा ही आएगा जैसा इन दोनों में आ रहा है। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कोष्टक में एस बराबर मंजिला कोष्टक। बताइए कुल संभव परिणाम क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को 1 बार उछाले। तो अपन पहली बात बोल रहे हैं पर एक सिक्के को 3 बार उछाले, एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार है। तो देखिए लिखते हैं कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है, एक सिक्के को 3 बार उछाले, एक सिक्के को कितनी बार उछाले, 3 बार उछाले, तो टोटल परिणाम क्या क्या आ सकता है। हो सकता है पहली बार एक सिक्के को 3 बार उछालना, हो सकता है पहली बार ऐसा सही, हो सकता है दूसरी बार भी ऐसा सही, हो सकता है तीसरी बार भी ऐसा जाए। तो ये हो सकता है एक सिक्के को 3 बार उछाले तो पहली बार ऐसा आ सकता है, दूसरी बार भी ऐसा आ सकता है, 3 बार भी, तीसरी बार भी ऐसा सकता है, हो सकता है तीनों बार ऐसा ही हो सकता है। एक बार एस और 2 बार टी ले लेता हूं मैं, एक बार एस और 2 बार टी लेता हूं, ध्यान से समझिए, एक बार एच और 2 बार टी। हो सकता है पहली बार चिताए, दूसरी बार पटाए और तीसरी बार पटाए, ऐसा भी हो सकता है। अब इस एस यहां पहले स्थान पे है, एस को दूसरे स्थान पे लिखो और एस को दूसरे स्थान पे लिखो, बाकी 2 जगह पे टी लिखो। ऐसा लिखने का तरीका वरना लिखे नहीं जाएंगे। देखिए तो ध्यान से देखिए, एच पहले स्थान पे है, बाकी 2 जगह पे टी है, तो मैं क्या करूंगा, एच को दूसरे स्थान पे ले जाऊंगा। तो देखिए एच को दूसरे स्थान पे ले जाऊंगा, टी एच टी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एच को तीसरे स्थान पे ले जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, टी टी एच बन गया पूरा, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहां पे क्या हो गया, एच टी टी और एच टी टी, यहां पर क्या हो गया, स्टूडेंट से ध्यान से देख लीजिए, यहां पर इसमें तो 3 बार एच हो गया, तो इस 3 बार एच को मैं चलो रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आपको अलग से दिखाई दे, एच एच एच, ये 3 बार क्या हो गया, एच एच हो गया, 3 बार छित हो गया,
हो सकता है तीनों बार चिताए। और तीन क्या परिणाम हो गए, 1 2 3, ये 3 परिणाम वो है जिसमें एक तो चित है, 2 पट है। अब मैं वो लेते हूं जिनमें एक तो पट हो और 2 चित हो, एक पट हो 2 चित हो, तो वो लेते हैं जिनमें एक तो पट हो 2 चित हो। तो लिख देते हैं एक तो पट और 2 चित, मतलब 1 टी और 2 एच हो गया, 1 टी 2 एच हो गया। अब टी को पहले स्थान पे है, यहाँ टी को दूसरे स्थान पे लिखता हूं। क्या करता हूं, टी को दूसरे स्थान पे लेता हूं। हो सकता है कि पहली बार ऐसा आए, दूसरी बार टी आए, तीसरी बार ऐसा भी तो हो सकता है। अब इधर आ जाइए, इधर उधर जगह नहीं है, आप उधर ही लिख देना, मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं। हो सकता है ये टी पहले स्थान पे, टी दूसरे स्थान पे, टी तीसरे स्थान पे भी जा सकता है। हो सकता है बाकी 2 जगह पे एच और तीसरे स्थान पे टी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है तीनों बार एच आ जाए, तीनों बार टी आ जाए, ये लो। तो स्टूडेंट्स ये टोटल बन गए आपके सामने 8। कितने बन गए, 8 बन गए, गिन सकते हैं आप। इनका लिखने का एक तरीका है, वरना पूरे 8 आपसे नहीं लिखे जाएंगे। तो देखिए मैं फिर इसको रिप्लाई कराता हूं, ध्यान से देखिए। एक सिक्के की 3 उछाल, एक सिक्के की कितनी उछाल, 3 उछाल। तो एक सिक्के की 3 उछाल में क्या करना पड़ता है, हो सकता है पहली उछाल में एच आई, दूसरी उछाल में भी एच आई, तीसरी उछाल में एच आई, हो सकता है ऐसा हो जाए। हो सकता है पहली बार चिता जाए, दूसरी बार पटा जाए, तीसरी बार पटा जाए। हो सकता है पहली बार पटाए, दूसरी बार चिताए, तीसरी बार पटा जाए। हो सकता है पहली बार पटाए, दूसरी बार पटाए, तीसरी बार चिता जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इस तरीके से भिन्न भिन्न संभावनाएं हो सकती है। इनका लिखने का तरीका समझ लीजिए आप। देखो, या ऐसे बोल सकते हैं इनको 3 सिक्कों की एक उछाल, 3 सिक्कों, पहले सिक्के पर ऐसा है, दूसरे सिक्के पर ऐसा है, तीसरे सिक्के पर ऐसा है, पहले सिक्के पर ऐसा है, दूसरे सिक्के पर टी आई, तीसरे सिक्के पर। मतलब यदि एक सिक्के की 3 उछाल होगी तो पहली बार का, दूसरी बार का, तीसरी बार का, पहली बार का, दूसरी बार का, ऐसे बोलेंगे। और यदि 3 सिक्कों की एक उछाल होगी तो पहले सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर, पहले सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर, तीसरे सिक्के पर, ऐसे बोलना पड़ेगा। अब देखिए इनका लिखने का तरीका। यदि एक सिक्के की 3 उछाल हो तो टोटल परिणाम आएंगे 8। कितने आएंगे, 8। देखिए इनका लिखने का तरीका। 8 क्यों आएंगे ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, देखिए एक बार। हो सकता है तीनों बार एस हो सकता है 1 एस और 2 टी हो सकता है तीनों बार एस हो सकता है 1 एस और 2 टी हो, 1 एस और 2 टी। देखो इनमें, इन 3 में देखिए, इसमें तीनों बार एस है, इसमें 1 एस और 2 टी है, 1 एस और कितने है, 2 टी है, 1 एस और 2 टी है। इनमें क्या है, 1 टी और 2 एच और तीनों बार टी है। तो 2 तो हो गए तीनों बार एस वाले, तीनों बार पट वाले, और 3 और 3 6 हो गए, 3 3 6 हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। 3 3 6 में क्या करना है, 1 बार एस, 2 बार टी, एस पहले स्थान पे, एस को दूसरे स्थान पे, एस को तीसरे स्थान पे। 1 एस और 2 टी वाले हैं। यहां पर देखिए 1 टी और 2 एस वाले, टी को पहले स्थान पे, टी को दूसरे स्थान पे और टी को तीसरे स्थान पे, इसलिए टोटल 8 बन गए। अब 8 कैसे बनेंगे, यहां देखिए सूत्र आता है 2 की पावर n वाला, ध्यान से देखिए सूत्र आता है 2 की पावर n वाला। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लियर करा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए पूरा। 2 की पावर n वाला है। अब n यहाँ क्या है, एक सिक्के की एक उछाल, तो n का मान 1 होगा, n का मान क्या होगा, 1 होगा। 2 की पावर 1 2, एक सिक्के की एक उछाल में ns का मान कितना होगा, 2 होगा। एक सिक्के की 2 उछाल में, तो यहां पर n का मान कितना लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, तो 2 की पावर 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, ns का मान 4 हो जाएगा। एक सिक्के की 3 उछाल, एक सिक्के की 3 उछाल, 2 की पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल परिणाम, 8 हो जाएगा। तो ये जो सूत्र है 2 की पावर n का, जो ये सूत्र है स्टूडेंट्स, 2 की पावर n, यहां पर n क्या है, n यहां पर उछालों की संख्या हो सकती है या सिक्कों की संख्या हो सकती है। इसमें तो देखो एक ही तरीके से बोलेंगे अपन, एक सिक्के की एक उछाल, तो यहां पर एक सिक्के की एक उछाल होने की वजह से n का मान, उछालों की संख्या 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर क्या बन जाएगा, 1, यहां पर बन जाएगा 2 की पावर 1 फॉर्मूला, मतलब एक सिक्के की एक उछाल में यहां पर फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 की पावर 1, यहां पर इसके लिए बन जाएगा 2 की पावर 2, इसके लिए बन जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 2 ही आएगा, 2 की पावर 2, 2 गुना 2 मतलब 4 आ गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब कितने हो गए, 8 हो गए।
इस तरीके से ध्यान से देखिए ये सूत्र कहां से आए, क्या बन गए। देखिए एक सिक्के की एक उछाल में 2 की पावर 1 यहाँ क्या है, उछालों की संख्या है, और यहां पर 2 क्या है, एक सिक्के की यदि 2 उछालो तो 2 या उछालों की संख्या है। एक सिक्के की यदि 2 उछालो तो ये वाला 2 उछालों की संख्या है, घात में लग रहा हूं। और एक सिक्के की 2 सिक्के की यदि एक उछालो तो ये 2 सिक्कों की संख्या होगी, और एक सिक्के की 3 उछालो तो ये 3 उछालों की संख्या होगी, और 3 सिक्कों की एक उछालो तो ये 3 सिक्कों की संख्या होगी। यहाँ 2 क्यों आया है, 2 की पावर, ये 2 इसलिए आया है क्योंकि एक सिक्के पे 2 पक्ष होते हैं, एस और टी। और यही प्रश्न पासा के लिए भी ये सूत्र चलेगा, वहां पर 6 की पावर n चलेगा, 6 की पावर n चलेगा, क्योंकि पासे में 6 पक्ष होते हैं, 6 पासे पर 6 इससे होते हैं, 6 पक्ष होते हैं, वहां पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित होती है। जिस तरीके से सिक्के में एस और टी आता है, वैसे पासे में 6 संख्याएं आती है 1 से लेकर 6 तक। आपको इनको अंकित नहीं करना है, इनको ऐड नहीं करना है, इनको वैसे समझाने के लिए मैंने बताया आपको, तो इनको आपको ऐड नहीं करना है। इसके आगे देखिए मैं आपको सिक्का जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूं, मैं पूरा सिक्का कंप्लीट हो गया है। तो इसमें फिर आपके यदि आप ये सिक्का के बारे में ये विवरण आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लोगे तो सिक्का का कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से आप कर सकते हो। एक सिक्का की एक उछाल, कुल संभव परिणाम एस कितना होगा, एच कोमा टी, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस कितना होगा, 2 होगा। एक सिक्का की 2 उछाल या 2 सिक्का की एक उछाल, एस क्या होगा, 4 होंगे, एच 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 टी टी एच एच टी डबल टी होगा। टोटल कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस क्या होगा, 4 होगा। एक सिक्का की 3 उछाल या 3 सिक्कों की एक उछाल, कुल संभव परिणाम एस क्या होगा, एस 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 हो सकता है, एस टी टी हो सकता है, टी एच टी हो सकता है, डबल टी एच हो सकता है, और टी एच एच हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, और डबल एच टी हो सकता है, और 3 बार टी हो सकता है। मतलब और कुल संभव परिणामों की संख्या, एक लाइन और नहीं लिखी इसमें, क्या आएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या एनएस कितना होगा, 8 होगा। कुल संभव परिणामों की संख्या वाली लाइन एनएस का मान 8 होगा। तो यहां पर लिख देते हैं ये वाली लाइन, कुल संभव परिणामों की संख्या क्या आ जाएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस का जो मान है वो कितना होगा, 8 होगा। तो ये जरूर से आप ऐड रखिए, ये जो है एनएस का मान इसमें 2 है, एनएस का मान इसमें 4 है, एनएस का मान इसमें 8 है। तो बताइए एक सिक्के की एक उछाल में एनएस का मान एस क्या क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। मेन बात यहां पर ये है, एक सिक्का की एक उछाल में एस क्या क्या होगा, एच कोमा टी होगा, एनएस कितना होगा, 2 होगा। एक सिक्का की 2 उछाल में एस क्या क्या होगा, एस एस होगा, टी एस होगा, एस टी होगा, टी टी होगा, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं अपन। और एनएस कितना होगा, 4 होगा। एक सिक्का की 3 उछाल में एस क्या क्या होगा, एक तो 3 बार एच, 3 बार पटी, और 3 वो बनेंगे जिसमें एक टी और 2 एस आए, एक एच, 3 वो बनेंगे जिनमें एक एच और 2 टी आए, और 3 वो बनेंगे जिसमें एक टी और 2 एस आए। इस तरीके से 2 तो वो बनेंगे जिसमें 3 बार एस और 3 बार पटी, और 3 वो बनेंगे जिसमें एक एस और 2 टी, 3 वो बनेंगे जिसमें एक टी और 2 एस आए। 3 3 6 2 8, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस कितना होगा, 8 होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका सिक्का वाला टॉपिक कंप्लीट पूरा होता है। यदि आप ये वाला ऐड कर लोगे, यहां तक का स्टूडेंट्स क्लियर कर लोगे, आपको ये पता होना चाहिए एक सिक्का की एक उछाल में एस क्या क्या होता है, एनएस कितना होता है। एक सिक्का की 2 उछाल में एस क्या क्या होता है, एनएस कितना होता है। एक सिक्का की 3 उछाल में एस क्या होता है, एनएस क्या होता है। तो आप सिक्का के प्रश्न बड़ी आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्टूडेंट साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वाली स्टेप जो है ना, कुल संभव परिणाम एस, सेकंड वाली देखो, इसमें भी 3 ही लाइन है, इसमें भी 3 ही लाइन है। एक लाइन ये एक्स्ट्रा आ रही है, ये डबल आ रही है इसमें, इनमें। तो ये बीच वाली लाइन है ना, कुल संभव परिणाम एस वाली लाइन है, और कुल संभव परिणामों की संख्या एनएस वाली लाइन है। ये दोनों लाइन अपने को क्वेश्चन में करना पड़ेगा, अपने को सिक्का वाला कोई भी क्वेश्चन आए, ये दोनों लाइन अपन वहां पे करेंगे। एक सिक्का की एक उछाल वाला प्रश्न में
और एक से कई 2 साल वाले प्रश्न में ये 2 लाइन आएगी, एक से कई 3 साल वाले प्रश्न में ये 2 लाइन आएगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ सिक्का वाला टॉपिक आपके क्लियर हो चुका है। तो अगला वाला टॉपिक आता है अपना कौन सा, पासा। कौन सा टॉपिक चलेगा, पासा। इसको आप अपने नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। 1 घंटा होने आया है स्टूडेंट्स, बेसिक और भी रह रहा है अभी चलेंगे अपने पासा। यहां तक के नोट्स आप अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए और अगला टॉपिक चलेगा अपना पासा। तो अगला वाला जो टॉपिक पासा जो है वो आपको अगले वाले पार्ट में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। पार्ट ये वाला पार्ट बहुत लंबा हो गया है, करीबन 1 घंटे का पार्ट हो चुका है। तो अगला वाला जो अगले वाले जो टॉपिक, 2 टॉपिक और बच गया, पासा और ताश की गड्डी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में इस चैप्टर 15 जो प्रायिकता है इसके पार्ट नंबर 1 में आपको प्रायिकता का जो बेसिक है और साथ में सिक्का वाला टॉपिक क्लियर करवाया है। इसके अगले वाले पार्ट में आपको अपने पर्सनावली 15.1 के बेसिक में 2 टॉपिक और रह गए हैं। सिक्का हो गया, पासा और ताश की गड्डी, मेन 2 टॉपिक और रह गए हैं, पासा और ताश की गड्डी। यदि इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चैप्टर 15 का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें आपको पहले आपको पासा करवा दिया जाएगा, पासा के बाद में ताश की गड्डी और इसके बाद में इसका कुछ विवरण और बच रहा है। उसके बाद में अपनी चैप्टर 15 का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपने इसी चैप्टर के इसी प्रश्नावली 15.1 के एग्जाम्पल उदाहरणों में अपन चलेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।